प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 10वीं हिंदी के अंतर्गत हम प्रादर्श प्रश्न पत्र का अभ्यास कर रहे थे। पिछले अंक में हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक का अभ्यास किया। ये सब खंड आ के अंतर्गत आते हैं। चूँकि प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक में 1 और 2 प्रश्न आपठित बोध के थे और 3 से लेकर 6 तक के प्रश्न व्याकरण बोध के थे, परंतु खंड आ में पुस्तक बोध या पठित बोध से भी 2 प्रश्न रखे गए हैं, 7वां और 8वां और 9वां। इसका मूल कारण है कि इन तीनों प्रश्न में जो भूमिकाएं या प्रश्न के प्रकार हैं वह भी पाठ्य पुस्तक के गद्य और पद्य के स्वरूप हैं। इनके प्रश्न भी उन्होंने वैकल्पिक ही रखे हैं। जैसा कि आपने आपठित बोध में वैकल्पिक प्रश्न पढ़े हैं, अब आप पठित बोध के तहत वैकल्पिक प्रश्न पढ़ेंगे और वैकल्पिक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर ही देंगे। चलिए तो हम 7वें प्रश्न से अभ्यास करते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित पाद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। इसमें आपको 4 विकल्प सही चयन करने होंगे और प्रत्येक चयन के साथ 1 अंक है, अतः यह 4 अंक का प्रश्न हुआ। आपने जो पाठ्य पुस्तक में कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था कर चले हम फिदा, तो उसी कविता का एक अंश आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए पहले हम इसका पाठन करेंगे। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब आपके सामने विकल्प हैं। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। पंक्ति में सर किसका प्रतीक है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। स्वाभिमान, सिर, घमंड, पराक्रम। चूंकि सर को यहाँ सिर कहा जा सकता है, परंतु कभी कभी हम उपमा का प्रयोग करते हुए किसी अन्य को वस्तु को किसी अन्य का रूप प्रदान करते हैं, अर्थात उपमेय में उपमान का आरोप सिद्ध करते हैं। इसलिए सर हिमालय, यह जो सर हिमालय का यहाँ शब्द का बोध हुआ है, यह उपमान में उपमेय का प्रयोग है। इसलिए सर हिमालय भारत के स्वाभिमान के रूप में लिया जाएगा, अतः सही विकल्प होगा 1 स्वाभिमान। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश में बाकपन शब्द प्रतीक है। वक्रता, अद्भुत, छवि और बेमिसाल। बाकपन से यहाँ वक्रता नहीं प्रतीत होता, अद्भुत भी नहीं है, छवि भी नहीं है, पर बेमिसाल इसका पर्याय है, अतः चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा, बेमिसालपन। तीसरा है, धरती के दुल्हन बनने से तात्पर्य है दुल्हन की भांति शर्मा रही है, सैनिकों के खून से नहा गई है, बलिदान से गौरवान्वित है, दुल्हन की भांति अपने प्रियतम के आस देख रही है। चूंकि यह जो धरती का श्रृंगार है यह सैनिकों के रक्त से हुआ है, अतः सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान से धरती का गौरव बढ़ा है, इसलिए
हम तीसरे विकल्प को ही चुनेंगे। बलिदान से गौरवान्वित हुई धरती, इसलिए वह दुल्हन की भांति प्रतीत हो रही है। चौथा, सर पर कफन बांधने का अर्थ है। चूंकि सर पर कफन बांधना एक मुहावरा है, इसके लिए आपको 4 विकल्प फिर दिए गए हैं। बलिदान के लिए तैयार होना, मरने की कोशिश करना, अपने लिए जान की बाजी लगाना, लोगों को दिखाना कि हम मरने से नहीं डरते। चूंकि सर पर कफन बांधने का शाब्दिक अर्थ है बलिदान के लिए तैयार होना, अतः मुहावरे के अर्थ को हम चयन करेंगे तो पहला विकल्प सही होगा, बलिदान के लिए तैयार होना। अब प्रश्न 8वां, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है। 5 विकल्प होंगे, प्रत्येक के साथ 1 अंक है, अतः अंक हैं 5। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं सब बकता है, हम सब अकेले पढ़ते हैं, तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ रहे गए हैं। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में। असल में दोनों ही काल मिथ्या हैं, एक चला जाता है, दूसरा आया ही नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन दिमाग से भूत और भविष्य दोनों ही काल उड़ गए थे, केवल वर्तमान क्षण सामने था और अंतकाल जितना विस्तृत था। अब इस गद्यांश के लिए प्रश्न है। गद्यांश में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण क्या बताया गया है, तो आपके सामने 4 प्रश्न हैं। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा, तेज रफ्तार से दौड़ते दिमाग का तनाव, सामर्थ्य से अधिक कार्य करने का दबाव, खट्टी मीठी यादों में उलझे रहना। चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि मानसिक रोगों के बढ़ने का क्या कारण है, गद्यांश के अनुसार तेज रफ्तार जो दौड़ती जिंदगी, इसी के अनुसार हम दूसरा विकल्प चयन करेंगे, तेज रफ्तार से दौड़ते दिमाग का तनाव। जीवन की रफ्तार बढ़ने का अर्थ है प्रतियोगी होना, दूसरों को हराना, तीव्र गति से कार्य का निष्पादन करना, जल्दी बूढ़ा होना। जीवन की रफ्तार का सबसे अच्छा विकल्प तीसरा होगा, क्योंकि आपके गद्यांश में भी यही बात कही गई है कि तीव्र गति से कार्य का निष्पादन करना, अर्थात तीव्र गति से कार्य को संपन्न करना। दोनों ही काल मिथ्या हैं, इसका तात्पर्य है समय सदा सत्य नहीं रहता, दोनों ही काल झूठे हैं। व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान काल पर रहता है, व्यक्ति की खट्टी मीठी यादों में नहीं रहना चाहिए। अब समय सदा सत्य नहीं रहता, यह वाक्य आपकी गद्यांश की पुष्टि नहीं करता। दोनों ही काल झूठे हैं, यह भी बात उसमें सिद्ध नहीं हो रही है। व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान काल पर है, यह वाक्य आपके गद्यांश में स्पष्ट है। व्यक्ति को खट्टी मीठी यादों में नहीं रहना चाहिए, ये प्रश्न से मैच नहीं खाता। अतः जो गद्यांश की पुष्टि करता है वह वाक्य 3 है, व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान पर है। दिमाग पर स्पीड का इंजन क्यों लगाया जाता है, इसके विकल्प हैं अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के लिए, दौड़ने की गति बढ़ाने के लिए, दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए,
दिमाग का तनाव मुक्त रखना अधिक कार्य करने के लिए। तो दिमाग पर स्पीड का इंजन क्यों लगाया जाता है? इसके लिए प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर, जो कि आपके गद्यांश में निहित है, दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए दिमाग पर स्पीड का इंजन लगाया जाता है। 5वां है, अनंत काल के विस्तृत होने का क्या कारण है? अनंत काल से तात्पर्य है वह काल जिसका अंत ना हो, समय व्यतीत नहीं हो पाने के कारण। अनंत काल के विस्तृत होने का मुख्य कारण ये नहीं है। लेखक के बोर होने के कारण यह भी गद्यांश में कहीं पुष्टि नहीं करता। लेखक केवल वर्तमान के बारे में ही सोच पा रहा है, यह गद्यांश की पुष्टि करता है। क्योंकि आकाश का दूसरा नाम अनंत है, यह कहीं गद्यांश के अंतर्गत नहीं आता, अतः तीसरा विकल्प ही सही होगा। लेखक केवल वर्तमान के बारे में ही सोच पा रहा है। अब 9वां प्रश्न, यह भी पठित बोध से ही है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है। यहाँ भी आपको 5 विकल्प मिलेंगे, 5 प्रत्येक विकल्प पर 1 अंक है। कथा आपने जरूर पढ़ी है। बामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। बामीरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। बामीरो आप भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी अजायता पर खींच बामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। अब प्रश्न है, गद्यांश में क्रोध और अग्नि की तुलना क्यों की गई है? इसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं। क्रोध और अग्नि दोनों ही बड़े गर्म होते हैं। दूसरा, क्रोध और अग्नि दोनों ही पर नियंत्रण कठिन है। ततारा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। बामीरो की माँ और ततारा दोनों ही गुस्से में थे। चूंकि क्रोध और अग्नि दोनों ही बड़े गर्म होते हैं, यह आपके गद्यांश में भी निहित है, अतः पहला ही विकल्प इसका सही होना चाहिए। क्रोध और अग्नि दोनों ही बड़े गर्म होते हैं। ततारा को गुस्सा क्यों आया? आपके सामने विकल्प हैं। बामीरो की माँ ततारा से झगड़ा किया, उससे विवाह की निषिद्ध परंपरा पर क्षोभ था। बामीरो अब विवाह के लिए तैयार ना थी। बामीरो ने ततारा की सहायता नहीं की। चूंकि बामीरो और ततारा दोनों ही शादी के लिए राजी थे, ततारा ने बामीरो की माँ से झगड़ा भी नहीं किया। ना ही कहीं यह बात सामने आई कि बामीरो ने विवाह के लिए मना किया हो। बामीरो ने ततारा की सहायता नहीं की, यह भी बात कहीं स्पष्ट नहीं है। चूंकि उसके क्रोध का मुख्य कारण था कि उसे विवाह की निश्चित परंपरा पर क्षोभ अर्थात क्रोध आ रहा था। इसलिए दूसरा विकल्प सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। बामीरो की माँ को दृश्य अपमानजनक क्यों लगा? माँ को गांव के समक्ष अपमान महसूस हुआ। माँ को बामीरो के लिए ततारा पसंद नहीं था। माँ गांव की परंपरा से बंधी थी। माँ बामीरो से बहुत प्यार करती थी। चूँकि यहाँ माँ गांव की परंपरा से बंधी हुई थी, इसलिए वह बामीरो और ततारा के मिलने से नाराज हो गई। ततारा बामीरो कथा समाज की किस समस्या की ओर ध्यान इंगित कराती है? जाति प्रथा
का कहीं जिक्र नहीं है, विमेल विवाह का भी जिक्र नहीं है। विवाह की परंपरा के कुछ नियम वास्तव में ऐसे बनाए गए थे कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव की स्त्री से शादी नहीं कर सकता था। अतः तीसरा विकल्प ही सबसे उचित होगा। आग बबूला हो उठने का क्या अर्थ है? अत्यधिक क्रोध आना, आग की प्रचंड लपटों की तरह लहराया, बच्चों की चिंता करना, बहुत परेशान हो उठना, जो कि आग बबूला का हिंदी अर्थ है। यह एक मुहावरा है, अत्यधिक क्रोध आना। इसलिए पहला विकल्प ही सबसे सही रहेगा। अब यहाँ से खंडवा शुरू होता है। खंडवा वर्णात्मक प्रश्नों के लिए है। इसमें हमें वैकल्पिक प्रश्न नहीं दिए गए हैं। इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर वाक्यों में लिखकर पूर्ण करने होंगे। पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक जो आपकी स्पर्श भाग 1 और संचयन स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 है, यहाँ वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न 10वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक हैं और प्रश्न की संख्या 2 है जिन्हें हमें हल करना है। अतः कुल आपको 4 अंक यहाँ प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न है, एकांकी कारतूस के अनुसार वजीर अली एक जाबाज सिपाही कैसे था? इसके लिए उत्तर है, क्योंकि उसकी बहादुरी के किस्से प्रचलित थे। अकेले कर्नल के खेमे में आ पहुंचा, कर्नल से अपनी ही गिरफ्तारी के लिए कारतूस ले गया, कर्नल को अपना परिचय भी दे गया और आसानी से कर्नल के खेमे से चला भी गया। इन सब गुणों के चलते वजीर अली को जाबाज कहा गया। दूसरा प्रश्न है, कहानी बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उत्तर के लिए, कहानी बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है, किताबी ज्ञान से नहीं आती। इसके लिए बड़े भाई साहब ने अम्मा, दादा और हेड मास्टर की माँ के उदाहरण सामने रखे। तीसरा प्रश्न भी है इसमें है, पर आपको 3 में से कोई 2 चयन करके लिखना है। तीसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव को निर्मल कैसे रखता है? उत्तर है, कबीर के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव को निर्मल निम्न प्रकार से रख सकता है। अपने आसपास निंदकों को रखेंगे या रहने देंगे। निंदक हमारी त्रुटियों को उजागर करेंगे और हम उन त्रुटियों को स्वीकार करेंगे। निंदक हमारे हितैषी और सच्चे मित्र होंगे, क्योंकि वह हमारे द्वारा हमारी ही त्रुटियों को दूर करा के और हमें निर्मल और पाप मुक्त बनाएंगे। इसलिए कबीर के अनुसार निर्मल स्वभाव करने के लिए हमारे पास में निंदकों का होना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न 11वां इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखना है। अब इसमें प्रश्न जो आप अभी तक पढ़ रहे थे उससे कुछ हटकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों में आपको 2 समान पाठों की आपस में तुलना करना है। जैसे इसमें पूछा गया है कि मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले 2 पाठ हैं। पाठ के केंद्रीय भाव एक ही हैं, हमें इस बात को सिद्ध करना है। वास्तव में मनुष्यता और अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दोनों ही जो शीर्षक हैं वह मानव के अंतरंग स्वभाव के वर्णन की ओर इशारा करते हैं। अतः हमें दोनों पाठों के कुछ मूलभूत गुणों को पढ़ना है और उसे एकत्र करना है। तो हम समझेंगे कि मनुष्यता कविता में जो मूलभूत मनुष्य के गुण दिए गए हैं उन पर विचार करें। मनुष्यता कविता के अंतर्गत मानव के त्याग, बलिदान, मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, करुणा आदि पर बल दिया गया है। तो वहीं अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ का प्रतिपाद्य है मानव और प्रकृति के सामंजस्य, मानव की प्रकृति के अन्य जीवधारियों के मध्य सामंजस्य, जिसके अंतर्गत
सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, प्रेम, त्याग और करुणा पर बल दिया गया है। तो दोनों पाठों को पढ़ने के बाद हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि दोनों पाठों में उदारता, करुणा, सद्भाव, सहानुभूति आदि गुणों का समावेश है। अब प्रश्न 12वां की ओर चलते हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग हमें 40 से 50 शब्दों में लिखना है। अब पहला प्रश्न है, सपनों के से दिन। पाठ के लेखक और टोपी शुक्ला नामक पात्र का बचपन एक जैसा है। अपने बचपन से इनकी कथा कैसे मिलती जुलती है? आपके बचपन से इनकी कथा कैसे मिलती जुलती है, इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहे वो लेखक का बचपन हो, चाहे टोपी शुक्ला का बचपन हो, और चाहे वह आपका और हमारा बचपन हो, सभी बच्चों के बचपन में उनकी विचार, उनकी सोच, उनके क्रियाकलाप कहीं न कहीं एक जैसे ही होते हैं। अतः सपनों के से दिन में जहाँ लेखक अपने बचपन की बातों पर प्रकाश डालता है, वहीं टोपी शुक्ला नामक व्यंग कथा में टोपी शुक्ला के बालपन के बारे में बताया गया है। और वही हमारे बचपन से हमें कुछ तत्व इकट्ठे करना है। तो हम इस उत्तर के माध्यम से मिलान करते हैं कि गुणों में क्या समानता होती है। दोनों का ही खेल कूद में मन लगता था। अब इसमें यदि हम अपने बचपन के बारे में विचार करें तो बचपन में हमारा भी मन खेल कूद में लगता था। स्कूल के मस्ती भरे दिन हमें लगता है कि हम में से कोई नहीं भूल सकता कि स्कूल की जो मस्तियां हैं वो आगे चल के कभी नहीं मिलती। वास्तव में स्कूल के दिन सभी बच्चों के लिए एक जैसे होते हैं। अध्यापकों तथा अभिभावकों का डर पहले भी था और शायद आज भी है। बचपन में मिला अपनापन तथा प्यार, यह एक ईश्वरीय सौगात है जो लगभग सभी बच्चों को प्राप्त होती है। मित्रता भेदभाव नहीं मानती। वास्तव में बचपन में जो मित्र बनाए थे, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तैसे तैसे मन में मलिनता या द्वेष ऐसे घर कर लेते हैं कि हम मित्र भी भेदभाव के तौर पर बनाने लगते हैं। अतः उक्त समानताएं दोनों में समान रूप से देखी गई हैं। तीसरा प्रश्न, राम दुलारी की मारपीट से टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? राम दुलारी की मारपीट से टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके आधार पर हम समझेंगे कि टोपी पिटता रहा, लेकिन उसने राम दुलारी की इस बात को कभी नहीं स्वीकारा कि वह इरफान के घर फिर नहीं जाएगा। टोपी माँ की पिटाई से बहुत उदास हो गया था। मार पड़ने से उसका सारा बदन दुखता रहता था। वह बस यही सोचता रहता था कि काश वह एक दिन के लिए मुन्नी बाबू से बड़ा हो पाता और उसे सबक सिखा पाता, पर वह संभव नहीं था। महंत और अपने भाई हरिहर काका को एक जैसे क्यों लगते हैं? तो हम हरिहर काका कहानी के आधार पर इस प्रश्न की पुष्टि करेंगे, क्योंकि दोनों ही स्वार्थ में डूबे हुए थे। यहाँ महंत भी चाहता था कि काका की जायदाद ठाकुर बारी के नाम लिखी जाए, और वहीं हरिहर काका के भाई भी चाहते थे कि काका सारी जमीन जायदाद उसके नाम कर दे। इन दोनों के माध्यम से हमने एक महत्वपूर्ण बात समझी कि चाहे वो ठाकुर बारी के महंत हों और चाहे वो हरिहर काका, सब स्वार्थ में लिप्त थे। यही सबसे बड़ी समानता थी
यहाँ आपका प्रादर्श प्रश्न पत्र का प्रश्नोत्तरों वाला प्रारूप समाप्त होता है। तीसरे अंक में हम रचनात्मक बोध पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाए गए समझाए गए प्रश्नों को अपनी कॉपी में अभ्यास के लिए अवश्य लिखें और जांच के लिए अग्र प्रेषित करें। धन्यवाद।